भाई रेडी सारे के सारे, क्योंकि वीडियो बन रही है, पहले सेंटर का नाम बोलना पड़ेगा है भाई। तो भाई सृष्टि डिफेंस एकेडमी ककोड़ में अब क्लास नंबर 2 आपकी शुरू होने जा रही है जीएस की। ठीक है, कल जो हमने शुरुआत की थी, हमने की थी बिल्कुल जीरो से लेकर के, समझ रहे हो, एकदम जीरो से हमने जीएस को स्टार्ट किया था, और हमने वो कंटेंट उठाया था जो किसी एकेडमी में स्टार्टिंग में नहीं उठाया जाता। हमने कौन सा कंटेंट उठाया था? अग्निवीर जीडी के बैच का हमने एवी कौन सा उठाया था जीएस में? भारत के बारे में सामान्य जानकारी। देखो हाथ से कुछ लिखा नहीं जा रहा है ना, हाथ की दिक्कत है थोड़ी। तो भारत के बारे में सामान्य जानकारी हमने कल स्टार्ट कर दी थी, और उसमें मैंने आपको बता दिया था, कुछ चीजें स्टार्ट कर दी थी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। कल वाली वीडियो में भी है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत कितने राज्यों का संघ है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। वेरी गुड, ये तुम्हें पता है, जबरदस्त। हमने ये भी जाना था कि बताइए भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। कब बनी? 1912। स्थानांतरित हुई 1911। बहुत बढ़िया, ठीक है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता, है ना। और ये कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम भारत आए, और उसमें यह घोषणा की गई कि भैया चलो अब राजधानी रहेगी दिल्ली। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? वेल, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये बहुत बार आया है, और एक नाम और बताया था दिल्ली का। तो यहां तक की जानकारी आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब भारत के बारे में सामान्य जानकारी में देखो कितने सारे कंटेंट क्लियर होते हैं, अब वो तुम्हें सारे कवर करने हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? 7 सिस्टर्स, है ना, 7 बहनों का समूह। कौन सा नहीं आता? सिक्किम। इस ग्रुप में कौन नहीं है? ठीक, सिक्किम। और महत्वपूर्ण राज्यों में एक बताया था, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य किरणें कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे बाद में सूर्य किरणें किसको मिलती है? गुजरात को। किसको मिलती है? अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें राजधानी तो याद हो गए होंगे। चलो अब आपको डालना है भारतीय तिरंगे के बारे में, झंडा। झंडे के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कवर करने लायक है? तो लिखो। तो देखना, आपने अगर मैं झंडे की बात करूं तो झंडा आपको इसी तरीके से तिरंगा बनाओगे। ये आपने तिरंगा बना दिया। अब देखो यहां से आपको कितने सारे क्वेश्चन याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखना सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। कौन सा रंग है सबसे ऊपर? सबसे नीचे कौन सा है? बीच में कौन सा है? सफेद। ये जो तिल्ली है ये कितने कलर है? कितने की है? कितने है? 24। इसको बोलते हैं चक्र। क्या है ये? चक्र। ठीक है, और ये कौन से रंग की है? नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू, नीले रंग का चक्र। ये आपका तिरंगा है, और चिल्ला चिल्ला के आपको क्या संदेश देता है? देखना, ये वो चीज है जिसे देख के आप, मतलब अनजान देश में भी, एकांत में भी, अगर आपको ये कहीं दिख जाएगा तो आपको अपनापन फील आएगा। आप अपने आपको अकेला फील नहीं करोगे, कहोगे यार हमारा तिरंगा, इसका मतलब यहां कोई ना कोई हमारे लिए है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमारे लिए खड़ा है यहां पे। समझ रहे हो ना? अभी आपने देखो यूक्रेन का युद्ध देखा, रूस और यूक्रेन का। वहां पे लोग तिरंगे के दम पे, क्योंकि हमारे इस देश की वर्थ आज ऐसी बन चुकी है, क्योंकि अब राजनीति कम कूटनीति ज्यादा होती है ना, और कूटनीति ही देश को मजबूत बनाती है, ये मानते हैं कुछ जानकार है। भारत के तिरंगे को लेकर न जाने कितने नागरिकों ने अपनी जान बचाई। भारत के तो बचे ही बचे, मगर पाकिस्तान के छात्रों ने भी और लोगों ने भी भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर के अपनी जान बची ना। तो तिरंगा अपने आप को गर्वित फील कर देता है, जब आपको आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इसको यूज करने का, इसको प्रयोग करने के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। इस बार तुमको पता है 75वें आजादी के दिवस पर झंडा एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए थे, है ना। झंडे को फहराने के, झंडे को
रख रखाव के अलग नियम है कुछ। तो अब आपसे बनता क्या है वो सोचो। सबसे पहला क्वेश्चन देखना ये बनेगा कि जब झंडे बनाने की बारी आई, जब देश आजाद हो गया 1947 में, कि भाई आखिरकार हमारा झंडा होगा कैसे, मुद्दा ये है ना। तो झंडा होना कैसा चाहिए, ये चुनौती थी। तो सबको बुलाया गया, बोला गया बताइए जी झंडा कैसा होगा। तो एक व्यक्ति जिन्होंने झंडा बनाने की जिम्मेदारी ली और उनको बताया गया सबको कि हमें ऐसा झंडा चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्म समान है, ऐसा कहता है भारत, हमारा संविधान कहता है। सांस्कृतिक लेवल पे, धार्मिक लेवल पे और साइंटिफिक लेवल पे खरा उतरे ऐसा तिरंगा बनना चाहिए। मतलब तिरंगा नहीं, झंडा बनना चाहिए। जब तिरंगे का नाम भी नहीं था, ये तो बाद में निकल के आया। ऐसा झंडा कौन बनाए, ऐसी चुनौती को स्वीकार किया और एक क्वेश्चन अमर हो गया, क्या झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया, बताओ बेटा किसने। तो इनका नाम लिख लोगे, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया झंडे का डिजाइन किसने ये बहुत बार आता है पिंगली वेंकैया, एसएससी में भी पूछा गया, यूपीपी में भी, इन सब जगह पूछा जा रहा है। अग्निवीर के नजरिए से तो ये है ही खास, है ना। तो झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने। ध्यान रखना कॉपी आपकी बहुत कम भरेगी, चित्रात्मक तरीके से बोल करके इधर से उधर आपको इतने सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं और साथ ही साथ याद होने वाले हैं। पूरा फोकस यहां पे रखोगे कॉपी पॉइंट में, साथ के साथ नोट करते रहोगे। पेज नहीं भरने वाला, ध्यान रखना। हमारी जीएस में पेज ही नहीं भरेगा, सब कुछ होगा, है ना। एक तरीके से कह सकते हो आपका खर्चा कम होगा, ठीक है, क्योंकि रफ कॉपी महंगी हो रही है ना। कितने की आ रही है, 50 की है ना, इतनी सी है, पहले ये 10 रुपए की आती थी है। तो देखो क्या है, पिंगली वेंकैया ने कर दिया काम अपना, इन्होंने बना के झंडा दे दिया तिरंगा, और ये है भी हमारा तिरंगा। और तिरंगे को फिर साइंटिफिक, इनसे पूछा गया भैया कैसे खरा उतर रहा है, तो देखो एक बार सुन लो, थोड़ा थोड़ा क्या पता यहां से आ जाए। देखना यहां पर केसरिया रंग है। धार्मिक नजर से देखें तो देखना 2-3 धर्म ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से तवज्जो, क्या मतलब इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो कुछ ज्यादा ही हाईलाइट रहते हैं। केसरिया रंग हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है या ना है, धार्मिक नजरिए से पूरा उतर गया। हरा रंग मुस्लिम लोगों के लिए पवित्र है, मानते हैं ना, आप देखा होगा मुस्लिम जहां भी होंगे हरे कलर को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और सफेद रंग जितने भर भी तुम्हारे क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, ये जितने भर भी हैं, ये सफेद रंग को प्रमोट करते हैं, सफेद रंग को ज्यादा मानते हैं। तो देखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कवर हो गए भाई अपने, है ना। केसरिया सिख भी तो केसरिया को ही जो है प्रिफर कर लेते हैं, है ना। तो धार्मिक नजरिए से हमारा झंडा खरा उतर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाओ कि लॉजिकल तरीका क्या कहता है। लॉजिकल तरीका यह कहता है कि केसरिया रंग आत्म बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, क्यों, देश में जो आजादी आई है न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके तो मिली है। तो केसरिया रंग कहता है कि आत्म बलिदान लोगों ने दिया है, जब जाकर के केसरिया रंग आया है हमारे तिरंगे पे। न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं, प्राण दिए लोगों ने। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लॉजिकल तरीका भी आया ना। उसके बाद सफेद रंग है बेटा शांति का। ये कहता है कि हम एक शांति प्रिय देश हैं, है ना। हम किसी पे आगे से हमला नहीं करते, हम शांति प्रिय देश हैं, हमें शांति पसंद है, हम हिंसक लोग नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हरा रंग है हरियाली का। किसका है, हरियाली का। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूं उल्टे इधर की तरफ से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हरा रंग है हरियाली का। हरियाली मतलब खेती बाड़ी, है ना, हरा भरा प्रदेश, है ना। पहले से ही सोने की चिड़िया रहा है देश, है ना। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि सोना बहुत है भाई, हर खनिज की यहाँ पे माला माल है, हर खनिज के लेवल, हर चीज से माला माल है। केवल ये नहीं सोना बहुत है तो सोने की चिड़िया हो गया, ऐसा नहीं है भाई, है ना। समझ में आ गई बात। तो लॉजिकल तरीका भी खरा उतरता है ना। और एक और चक्र तो रह ही गया ना। चक्र क्या कहता है, चक्र में कितने हैं, 24। तो ये कह रहा है कि ये चक्र जो है 24 घंटों को दर्शा रहा है। एक दिन में कितने घंटे, 24। तो कहता है चक्र जब झंडा फहराएगा, लहराएगा, जब लहराता है झंडा, तो ये चक्र घूमता हुआ प्रतीत होता है। समझ रहे हो,
तो घूमता प्रतीत होता है। तो ये हमारे झंडे में संदेश दे रहा है कि भाई ये देश 24/7, 7 मतलब 7 दिन, हम तो मानते हैं कि 24 घंटे तरक्की कर रहा है, प्रगतिशील है, प्रगति पे है। तो लॉजिकल तरीका भी फुलफिल हो गया। समझ में आई बात? ये झंडा देखना, एक तिरंगा जिसको आप सोच ले तो हाँ तिरंगा है, इतनी सारी चीजें चिल्ला चिल्ला करके कहता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिरकार क्या आ जाए। ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। नीचे कौन सा है? हरा, है ना? और बीच में क्या है? सफेद और तिल्लियां। कलर सबका पता है। कभी आ जाए कि किसका क्या मतलब है तो कर दोगे। आज तक आपने इसको, इस झंडे को ऐसे कभी एनालिसिस किया था? इसकी एनालिसिस होनी जरूरी है। देखो हमारी जो भी राष्ट्रीय चीजें हैं हमसे अग्निवीर में पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा देशभक्त आपको लिया ही क्यों जा रहा है? विपिन रावत जो पहले सीडीएस बने थे, याद है तुम्हें? है ना? जो अब नहीं रहे, उन्होंने एक टैगलाइन कही थी, तुम्हें याद हो, अगर आपको सेना में केवल रोजगार समझ के आ रहे हैं तो सेना में मत आइए। सेना में भर्ती होना रोजगार का साधन नहीं है। सेना में आ रहे हो तो देशभक्ति के नजरिए से आइए और आपको यहां का आकर के अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर अब देशभक्ति तो भैया जब ही आएगी जब तुम्हें अपने देश के सारी चीजों के बारे में पता होगा, है ना? वैसे तुम कह रहे हो मैं देशभक्त हूं, देशभक्त हूं, पता चली गाड़ियों पे ही झंडा उल्टा लगाया हुआ है। साउथ की मूवी में बहुत देखा होगा कि भाई हीरो भाग कर जाता है नेता की गाड़ी से, उस झंडे को सीधा करता है और एक कान पे तमाचा भी लगाता है। तुम देश के मंत्री हो, तुम्हें झंडा सीधा लगाने नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। देशभक्ति का मतलब बेटा जब ही आगे बढ़ेगा जब आपको ये पता हो आखिरकार देश की बेसिक चीजें हैं कौन सी। जब तो बॉलीवुड वाले कुछ और परसते हैं और साउथ वाले हर एक डायलॉग पे क्या कहते हैं, मतलब पूरे आंकड़े ही गिनवा देंगे आपको। हो सकता है पूरे 2011 की जनगणना ही बता डालें, इतनी जनसंख्या, इतना ये, इतना वो, इतना क्षेत्रफल, और पता ही है तुम्हें क्या नॉलेज है। समझ रहे हो ना? तो साउथ की मूवियों में एक खास बात लगती है कि वहां पे हीरो कुछ नॉलेजेबल बता के जाता है ना? कुछ ना कुछ आंकड़े तुम्हें बता जाएगा और कहीं ना कहीं पेपर में हो सकता है टच भी हो जाए। अब देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा। तो देखो झंडे को अपनाया कब गया? खास बात यह है, झंडे को अपनाया कब गया? तो भाई जब झंडा बनके तैयार हो गया तो अपनाया भी जाएगा। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को झंडे को क्या कर लिया हमने? अपना लिया। ठीक है? जब झंडे को अपना लिया तो हमको पता होना चाहिए झंडे का साइज, झंडे का आकार क्या है। झंडे का आकार क्या कहता है? लंबाई अनुपात चौड़ाई। क्या आएगा बेटा? लंबाई अनुपात, ये होगी 3:2, 3:2। सही रहेगा? 3:2 झंडे की हो गई, आकार हो गया, है ना? अब देखो इसको कैसे पूछा जाएगा। अब यहां है कोई भी रट के पहुंच जाता है। अब अग्निवीर का जो पेपर है, अब जो एग्जामिनर है थोड़ा सा एक्टिव हो गया है बंदा। अब तो क्या कहता है वो, उसको पता है रट्टा मार के आएगा। तुम्हें पता है कि इस क्षेत्र में कुछ रट्टा वाले ज्यादा जाते हैं, है ना? रट्टा मारना बुरा नहीं है मगर समझना बहुत जरूरी है ना? तो अब दौर आ गया है समझने का, इसीलिए क्वेश्चन को इस हिसाब से पूछा जाता है। ध्यान रखना, इसको कभी कभी क्या पूछा जाता है, इसको पूछा जाएगा चौड़ाई अनुपात, ऑप्शन पहला यही होगा। तो तुमने तो भैया यही याद किया है, 3:2 सर ने बताया था। छापो जल्दी से जल्दी, ले लो 2 नंबर। मगर उसने क्या बोल दिया पहले? चौड़ाई। तो अब आंसर क्या होगा? बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा वही आंसर ढंग से दे पाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। कर लोगे? अगला पॉइंट, झंडे के बारे में आपकी जो भी जानकारी देनी थी वो हो गई। क्लियर है? अब झंडे को हटा दो। अब नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दो इसे। तो झंडा क्लियर भाई? तो आपसे जो भी जानकारी मांगेगा, देखना झंडा एक्ट में बदलाव हुआ है। झंडे के बारे में यह समझ लो कि झंडे को फहराने के लिए, अब फहरा तो कोई भी देता है, झंडा एक तो कभी भी कहीं आपको पड़ा नहीं मिलना चाहिए।
लोग 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे यूज करके फेंक देते हैं। ये झंडे का बड़ा अपमान है ना। झंडे को बाकायदा विद म्यूजिक तुमने देखा होगा, परेड में ऊपर चढ़ाया जाता है, शाम को सह सम्मान उतारा जाता है। झंडे को फोल्ड करने का भी एक तरीका है ना। चक्र ऊपर आता है, इस हिसाब से फोल्ड किया जाता है। ठीक, ध्यान देना, जब तुम लग जाओगे सेना में तुम देखोगे। उसके बाद झंडे को डिस्ट्रॉय करने का भी एक प्रोसेस है ना। ठीक है ना। तो एकांत में जाकर के उसको तरीके से उसको मतलब दबा देते हैं, जला देते हैं, उसको चीज से अलग बताई गई है। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा क्लास बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट लो, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, अब तक आपने यही पढ़ा होगा कि भाई राष्ट्रीय गान है कौन सा है, जनगण। तो हम भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। जनगण मन आपको पता ही है। इस पे देखो क्या क्या पूछा जाएगा। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा, किसने रचयिता, वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, गाने का समय, गाने का समय वेरी गुड 52 सेकंड। आपातकाल में कितने समय गाते हैं, 20 सेकंड में। आपातकाल, आपातकाल स्थिति कौन सी होती है, जब हमें इमरजेंसी में चीजें अपने आप को संभालनी है। मैं मानता हूं कि मान के चलो कोई सेना पे मतलब बॉर्डर पे तैनात है, इमरजेंसी में कोई हमला हो गया, हमें अपने आप मोर्चा संभालना है, तो उसका जल्दी जल्दी चीजों को समेटेगा, आपातकाल में कर देगा, पहले लास्ट की चीजें करवा देगा। ठीक है, चलो आगे लिखो। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब और कहां गाया गया, वेरी गुड। सबसे पहले कब गाया गया, कब और कहां गाया गया, तो 1911 में। 1911 में, कब, तो 1911। कहां पर, वेरी गुड, कोल, पेज ना भरना होगा, देखना पेज नहीं भरेगा, ध्यान रखना। जीएस की खासियत ही यह है, हमारे साथ अगर जीएस में याद करनी है तो जीएस की खासियत है पेज भरेगा नहीं, आपको लगेगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मगर जब रिवाइंड करने बैठोगे, लिखने खुद से बैठोगे, तो फिर पेज भरेंगे कि सर ने कितने सारे लाइनर क्वेश्चन करा दिए। अब तक मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर मैं ही चाहूं तो 2 पेज भरा दूंगा आपसे, मगर आपको इस तरीके से याद करनी है। तो कब, कहां पर, 1911 में, और कहां पर, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, मैंने बताया था। जॉर्ज पंचम आए, दिल्ली दरबार लगा और उसमें गाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय गान में 5 नदियों का जिक्र होता है, सॉरी 5 राज्यों का और 2 पवित्र नदियों का, है ना। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने राज्यों का जिक्र होता है, 5। तुमने सुना होगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, है ना, ये सुना होगा ना। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय गान में पूरे भारत का गुणगान है ना। और इस गुणगान का हीरो कौन है, जॉर्ज पंचम, अकॉर्डिंग टू दी 1911। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको गहरी सी बात बता दूं, ये उनकी, मुझे जहां तक हमें जानकारी है, उनके गुणगान में ये लिखा गया था कि आप भारत के रियल हीरो हैं, पूरे भारत के। भाई उनके स्वागत में गाया गया है, कोई वैसे थोड़ी ना गाया गया कि भारत आजाद हो गया, समझ रहे हो ना। एक बंदे के स्वागत में एक गीत गाया गया जो आगे आकर के भारत का राष्ट्रीय गान बन गया, जो नहीं बनना था फिर भी बना, है ना। हालांकि रविन्द्रनाथ खुद चाहते थे कि भैया ये आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो भारत के लोग इसी को राष्ट्रीय गान बना दें, मगर वही हुआ, है ना। अब देखो है क्या, अब मैं तुम्हें ये बता दूं थोड़ी सी कहानी। और यहां पर क्या हुआ, 1911 में ये गाया गया, जॉर्ज पंचम आया, उसकी तारीफ हुई भर भर के। आप यहां रखना, उसको यहां पे रख करके इस बार एक बार गाना, इसका हिंदी वर्जन देखना क्या क्या कहता है, तो आपको शर्म आएगी अपने आप पे, है ना। मगर आज हमारा बना पड़ा है क्योंकि भारत की राजनीति में कुछ ऐसा रहा है। 1911 में ये रहा। 1913 में सबसे पहले भारत का जो प्रथम भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो लिखना, देखना हुआ क्या, जब उन्होंने भर भर के तारीफ की, इसकी समझ में तो कुछ आया नहीं। जब पंचम की समझ में कुछ नहीं आया तो इसने जाकर के वहां पे ट्रांसलेट कराया इंग्लिश में। उसने बोला अच्छा, भारत के लोग मुझे भगवान मानते हैं। और लिखा किसने है,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बुला लो भाई, इनको दिया जाएगा इनाम, है ना। बुलाया, हम आपको इनाम देना चाहते हैं। अब वो भी पागल हो गया, भाई इतना कुछ लिख दिया क्या मैंने। तो जब इनाम मिला तो इनाम के तौर पे अब कोई बंदा कैसे इनाम ले लेगा, है ना। तो तब ये डिसाइड हुआ, एक मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें, उस हिसाब से ये मत सोचना कि भाई ये चीज है, ये बिल्कुल रियल है। बोले ठीक है, आप इनाम देना चाहते हैं, इनाम दे दीजिए। जॉर्ज पंचम उस समय नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष थे, समझ रहे हो। बोले अगर आपको इनाम देना है तो आप मुझे ये प्राइज इस रास्ते से आकर के दे सकते हो। तो सिंपल सी बात थी, उनके लिए आसान था। उस समय पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक साहित्य लिखा, कौन सा, गीतांजलि। गीतांजलि। गीतांजलि क्या है, साहित्य है, क्या है। तो इनको किस क्षेत्र में मिल गया, साहित्य के क्षेत्र में। कब मिल गया, 2 साल बाद, 1913। तो अब क्वेश्चन अमर हो गया भैया, क्या भारत का पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, कौन हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर एक और बना, किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में। अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं ना, देखो पेज तो नहीं भरवा रहा हूं, मगर इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में कब मिला, 1913। कॉन्सेप्ट क्लियर। इतने सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन होते हैं, जो मैं तुम्हें लाइन में नहीं बताता। एकदम क्लियर है भाई। तो ये चीजें हो गई। अब आप लिखोगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1900। इतने क्वेश्चन राष्ट्रीय गान पे पूछ लिए जाते हैं, इतना कुछ राष्ट्रीय गान पे था। चाहते तो हम 2 सेकंड में कह के साइड से निकल सकते थे, राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, भागो, है ना। मगर इतने से काम नहीं चलेगा। अभी हमको अपने माइंड को मैच्योर करना है, स्टार्टिंग की क्लास है। जब एक समय ऐसा आएगा जब आप याद करने के लिए कुछ भी दूंगा, याद करने के लिए बिल्कुल तैयार होगे। अभी आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, कैसे ही इंटरेस्ट आ जाए। एक बार छात्र का इंटरेस्ट पढ़ाई में आ गया, उसके बाद उसे सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आया है पढ़ाई में तो आपको कोई लगा भी नहीं सकता, है ना। कितना भी पढ़ा लें, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ना तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ना ही आप पढ़ पाएंगे, बस बैठे रहेंगे भूत बन के। समझ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। जो काम कर रहे हो शिद्दत से करो, मन लग रहा है अच्छी तरीके से करो, ठीक है। आपका सपोर्ट हम करेंगे। मन नहीं लग रहा है तो भैया कुछ जिसमें मन लगता है फिर वो करो, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। तो राष्ट्रीय गान पूछेगा तो देखो एक बार रिपीट करते हैं मेरे साथ, क्या क्या था। राष्ट्रीय गान क्या, जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया सबसे पहले कब गाया गया, 1911। अधिवेशन कलकत्ता। इतने सारे क्वेश्चन है ये। कलकत्ता 1911। दिल्ली दरबार लगा था ना, अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1900। गाने का समय 52 सेकेंड, 20 सेकेंड आपातकाल में। कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ किताबें 48 भी दिखाएंगी, दिक्कत नहीं लेनी है ना, हटा दो। उसके बाद इनको क्या दे दिया, पुरस्कार। क्या दे दिया इनको, कौन सा, भारत का पहला भारतीय जिसको नोबेल दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट आ जाओगे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत देखो मुझे पता है स्लो चल रहे हैं, मगर कंटेंट बहुत अच्छे हैं ना। और जब एक बार तुम्हारा यहां पे इसको समझ बढ़ जाएगी समझने की, फिर तेजी से चलते रहेंगे। राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है बेटा, वेरी गुड, वंदे मात। नहीं बेटा, एक ही सुर बोलना है, चुप हो जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना। तो देखो क्या है, वंदे। तो वंदे मातरम के रचयिता, इस पे क्वेश्चन रहेंगे 1 बाय 1। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम, वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने इसको लिखा। गाने का समय, गाने का समय कितना है बता दो, याद है तो 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5।
अगर केवल सेकंड में आंसर दोगे तो कितना हो जाएगा? 65 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड में इसको गाया जाता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। आगे लिखो, किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से? इनका एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद, ये किससे लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखना, ये जब लिखा गया तो ये 2 भाषाएं थी, बांग्ला भाषा और संस्कृत में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा में। बताते हैं कि ये उपन्यास जो लिखा गया है अंग्रेज और क्रूर राजाओं के बारे में लिखा गया था। समझ रहे हो? हकीकत अगर देखी जाए तो राष्ट्रीय गान इसको ही बनना था, वंदे मातरम को बनना था राष्ट्रीय गान, मगर नहीं बन पाया। कुछ लोग भारत के राजनेता रहे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ऐसे कि वो नहीं चाहते कि ये बने, वरना आप इसको गा के देखो, उसे गा के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसमें, है ना। देखो, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत का मतलब है हम ऐसे गीत का सम्मान कर रहे हैं जब हम जिसे गाएं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ऊर्जा से भरपूर हो जाने चाहिए, है ना। वो ये काम करता है। बाकी क्या चीज होती है ना, आप टेंशन में होते हो तो देखना क्या करते हो, पंकज उदास को सुनोगे, जख्मी दिल सुनोगे, सैड सॉन्ग सुनोगे, परेशान है सैड सॉन्ग लगा भाई। आप शादी में आए हो, बहुत ही खुश हो, 1-2 पैक मार भी लिए हैं, अब लगा भाई नागिन डांस, है ना, या कोई ना कोई भांगड़ा लगा दे, कुछ लगा दे, समझ रहे हो। आप बहुत खुश हैं तो देखो खुशी वाले गाने अलग है ना, ये बॉडी को वही तो फील कराते हैं, समझ रहे हो ना। म्यूजिक ऐसा काम कर देता है, दवाई जैसा, समझ रहे हो ना। आप खुश हैं, लगा रहे बेहतरीन तो हनी सिंह लगा दे, है? अब तुम बहुत परेशान हो तो तुमने लगा दिया जख्मी दिल, कुछ भी लगा दिया। अब तुम पड़े हुए कोने में, गाने चल रहे हैं, तुमने तकिया ऊपर रखा और मन ही मन में रोए जा रहे हो, क्या यार नंबर नहीं आया, उसका आ गया था, है ना। इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो तैयारी में रह ही जाएंगे, और जिनका नंबर नहीं आएगा वो कंबल पकड़ेंगे, फोन में गाने चलाएंगे सैड सॉन्ग, और मरने वाली फीलिंग लाएंगे, साला क्या गलत हो गया था, समझ रहे हो ना। तो ये चीज होती है भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ यहां पे, आगे बढ़े। अब इसको कब गाया गया और फिर अपनाया कब गया, 2 क्वेश्चन खास ये बचे, समझ रहे हो ना। तो रोंगटे खड़े होते नहीं होते। आप देखो, अभी डीजे बज जाए, तगड़ा वाला बेस हो, जब आपको ज्यादा अच्छा फील करना है बेस बढ़ा भाई, है ना। जब आपको दुखी करना है आवाज स्लो कर भाई। तो बॉडी में ये ऊर्जा का काम करता है। तो देखो, ये हमारे साथ चीटिंग हो गई है कि राष्ट्रीय गान वो बना दिया, ये नहीं बना, है ना। हालांकि हमें आज तक ये पूरा गाना नहीं आया, वो तो आ गया, हमको भी नहीं आया क्योंकि संस्कृत में है, और संस्कृत भारत की एक ऐसी भाषा है पूरे वर्ल्ड की जो मुंह की पूरी एक्सरसाइज कर देती है। सबसे ज्यादा वर्ण है संस्कृत में, सबसे बड़ी वर्णमाला है, समझ रहे हो ना। और सबसे पहला कंप्यूटर भी संस्कृत में ही बना है। जो डेवलप कंट्री है वो संस्कृत को फॉलो करती है, मगर भारत से इसको डिस्ट्रॉय करने पे लगे पड़े हैं क्योंकि भारत में घुस गए हैं अंग्रेज। यहां पे क्षमा करना, माफी मांगना शब्द इंसल्ट माने जाते हैं, सॉरी बोलना अच्छा माना जाता है, सॉरी, समझ रहे हो ना। तो भाई क्या कर सकते हैं ना, हम भी ब्लड में हमारे में घुस गया है, और हम भी एक तरीके से क्या हो गए, बंदर। नकल कौन बढ़िया उतारता है? अरे सबसे अच्छी नकल कौन उतारता है? तो हम वही हो गए, हम नकल अच्छी उतार लेते हैं सबकी, है ना। ये भारत के ब्लड में डाल दिया गया है, ठीक है। कॉपी करना, तो देखो कॉपी हो गई आगे। आप देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले गाया गया बेटा सर्वप्रथम, इधर देखो फोकस पूरा, सर्वप्रथम 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को पहले कब गाया गया? 1800। स्थान वही कलकत्ता, कोलकाता। तो मुझे नहीं लग रहा स्थान याद करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना। याद हो रहा है ना बात के साथ। मुद्दा ये नहीं है कि आपको पढ़ाया कितना गया, मुद्दा ये है क्या आप साथ के साथ याद कर पाए। और ध्यान रखना, अगर मैं पेज भराने पे आऊं तो अब तक आपके 6 पेज भरवा दूंगा,
इतना मैं बोल चुका हूं, मगर पेज नहीं, हमको चाहिए घर जाकर के क्लिक करो, रिवाइंड करो और फिर ये सुनाओ कि सर ने कहां से स्टार्टिंग की, क्या क्या बोला, और अपने साथी को सुना दो और लिख डालो। ऐसे रोजाना प्रैक्टिस करोगे लगातार 21 दिन तक, मैं समझता हूं फिर हम एक दूसरा स्टेप अपना लेंगे तैयारी करने का, है ना। स्टार्टिंग का दौर बच्चे को एक्टिव करने का दौर है ना। एकेडमी पे ऐसा नहीं होगा आए पेलम पेल चल रही है भाई, रात दिन क्लास चल रही है, ऐसा नहीं है। पहले एक्टिव होना पड़ेगा, पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे में बहुत दिन से जंग लगा पड़ा है। अब उस जंग को हटाना पड़ेगा, जब जाके तो चमक आएगी। समझ रहे हो ना। हर कोई जानता है। अब देखना होता क्या है, बहुत दिन से तो पढ़े नहीं थे, सर आज ही बना दो हमें जो कुछ बनाना है, 1 महीना ही बना दो जो कुछ करना है। अब देख हर चीज का प्रोसेस है। अब देखना फसल बोई जाती है, क्या होता है, सबसे पहले खेत जोतेगा, घास पात कटेगी। बहुत दिन से ऐसे ही पढ़ा था तो तुम एक खेत जैसे ही हो, बहुत दिन से ऐसे ही पढ़े थे वीरान। खेत जोतेगा, बराबर होगा, कंप्यूटर मांझा चलेगा, इकसार हो गया, अब पानी भरोगे, गीला करोगे, अब बीज बोओगे, उपजेगा, सींचोगे। अब ऐसे ही अपने आप को समझ लो, बहुत दिन से बिल्कुल बंद पड़े थे, अभी छटाई चल रही है, जुताई चल रही है, ये चीज चल रही है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम देहात में बैठे हैं। हो सकता है कि हमारी ये वीडियो कुछ दिन बाद कुछ शहर का कोई बच्चा देखे तो वो कहेगा पता नहीं यार कैसे मास्टर जी क्या क्या बोल रहे हैं, खेत जुतेगा, ये होगा वो होगा। क्यों होगा भाई, उन्हें पता ही नहीं ना खेती क्या होती है। मगर मेरा मानना यह है कि भैया सेना में तो जाएगा किसान का बेटा, ये हमेशा से रूल रहा है ना। सबसे मजबूत काम, सबसे कठिन काम किसान और किसान के बेटे को ही दिया जाता है। नहीं मानते आप ये बात, है ना। चलो अब अगला पॉइंट, अपनाया कब गया, लिख लो। अपनाया कब गया, सेम डेट, हाँ बिल्कुल 24 जनवरी 1900, वही डेट है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट राष्ट्रीय वाक्य, अब यहां से आगे कुछ जल्द समय कम लगेगा, है ना। इन दोनों में हो गया राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य के बारे में जानो, वाक्य क्या है बताओ बेटे, किसी को याद है तो मैं बोल देता हूं, चलो है सत्यमेव, वेरी गुड, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। अब इसका शाब्दिक अर्थ कई बार आपके लेवल पूछा जाता है, इसका शाब्दिक करता है, हाँ बोलो, देखो चलो मैं बोल देता हूं। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य ही हमेशा जीतता है। क्या है, सत्य ही हमेशा जीतता है, या सत्य सदैव अजय है। कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, तो वो ही है मामला, है ना। अगला पॉइंट, इसको लिया कहां से गया है, मुंड को बेटा इन्हें कितनी बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है। मुंड को उपनिषद, ये एक उपनिषद है मुंड को, ये उपनिषद किस वेद का हिस्सा है ये पूछ ले कभी तो, वेद का हिस्सा है तो। वेद कितने हैं बेटे, 4 वेद है ना। तो सबसे नया वेद है कौन सा, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो वेद है 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में भी, यहां बता देता हूं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। तो आपको ये भी क्लियर हो गया, वेद कितने, 4। सबसे नया कौन सा, अथर्ववेद। तो मुंड को उपनिषद किसका है, अथर्व वेद का हिस्सा। तो आपसे पूछेगा बताइए मुंड को उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, तो अथर्ववेद का। और वेद कितने हैं, 4। सबसे नया वेद अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। संगीत का जनक सामवेद और गद्य और पद्य में यजुर्वेद। वेदों से इतने ही क्वेश्चन आते हैं बस, है ना। समझ रहे हो। 1-2 क्वेश्चन और हैं, जब वेद पढ़ेंगे तो बता दूंगा थोड़ा सा, फिलहाल यहीं पे ही हो गया। तो देखो यहां पे लगे हाथ, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया, कर दोगे। अगला पॉइंट इसे कब अपना गया, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको भी अपना लिया। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है,
सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हो सकता है? क्या है? तो सदैव, सत्य सदैव जीतता है, सदैव सदैव अजय है। कौन से वेद में, कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। और किस वेद का हिस्सा है? तो अथर्व वेद का। सबसे नया वेद, सबसे बड़ा वेद कौन सा वेद? अथर्व। सबसे ज्यादा कुरीतियां, सबसे ज्यादा पागलपंती इसी में ही है। जादू, टोना, टोना टोकटा, वशीकरण अथर्ववेद में। अगला पॉइंट, अब बात आती है, देखो एक एक करके मैं वो चीज बता रहा हूं, मिटा दूं भाई? ज्यादा लंबी तो ना हो जाएगी क्लास? बताओ सब सारे एक सारे। देखना, रुपया, अब आएगा रुपया। भैया बिना रुपया के तो कुछ होना ही ना है। तो देखना, इस समय पूरा वर्ल्ड जो चिपका हुआ है वो सांकेतिक मुद्रा से चिपका हुआ है ना? एक रियल मनी होती है जिसकी कॉस्ट होती है उतनी, मतलब 1 रुपया है तो 1 रुपया में उतने का मेटल है। मगर अब सांकेतिक मुद्रा चल रही है, 2000 का नोट, उसका 2000 में उसमें कुछ का है, कुछ 2000 का नहीं ना, एक कागज है, तो सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं इसे। तो देखना, रुपये का चिन्ह कौन सा है? ये वाला। रुपये का चिन्ह किसने तैयार किया? तो डी उदय कुमार। ये 2010 में आईआईटी बॉम्बे से थे, है ना? सरकार ने एक टेंडर निकाला कि भैया बताइए रुपये का चिन्ह बनाना है। क्यों बनाया? क्योंकि विदेश में जितने भर भी देश हैं, खास देश जो अपने आप में वर्ल्ड स्तर पे कुछ अपनी पहचान रखते हैं, उनकी मुद्रा का एक अपनी पहचान है। डॉलर की अपनी पहचान, यूरो की अपनी पहचान, येन की अपनी पहचान, सब मुद्राओं की अपनी अपनी अलग पहचान। ठीक है, तो ये हमने यहां पे बना लिया। ठीक है, बात आती है राष्ट्रीय पंचांग की। क्या आप जी के नाम, अब तो मैं मिटा दूं ये वाला भी। तो रुपये का चिन्ह आप समझ पाओगे, ये है रुपये का चिन्ह। ठीक, अब लिखोगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग मतलब कैलेंडर, पंचांग मतलब कैलेंडर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस हिसाब से चीजें हैं। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। शक संवत को बोलते हैं ग्रेगियन कैलेंडर, ग्रेगियन कैलेंडर, ग्रेगियन कैलेंडर है ये। लिखो, भारत ने ग्रेगियन कैलेंडर को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ग्रेगियन कैलेंडर को भारत ने अपनाया कब? 22 जुलाई 1957। 22 जुलाई 1957 को ये अपना लिया। ठीक है, आगे लिखो, वर्ष का पहला माह, ये पूछा जाता है, वर्ष का पहला माह कौन सा है? पहला माह मतलब क्या होता है? महीना? चैत्र। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। वर्ष का पहला महीना कौन सा? चैत्र। पूछेगा वित्त वर्ष का पहला महीना, वित्त वर्ष अप्रैल में शुरू होती है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है भाई, आज के लिए इतना काफी है, और इतना याद कर लेना भाई। और ध्यान रखना, जो भी बता दिया गया है उसको कॉपी पे नोट कर लो, अपना नोट्स बना लो बेहतर तरीके से, और अकेले में बैठ के मंथन करके इसको रिवाइंड कर लो, है। और हर रोजाना जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सुनाने के लिए तैयार। ठीक है।